इस पर्टिकुलर वीडियो में हंगर एंड माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका जीएस पेपर 2 में है। तो जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस में एक टॉपिक आता है, पॉवर्टी एंड हंगर। तो पॉवर्टी बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और जीएस 1 में भी पॉवर्टी है आपका, जीएस 2 में भी पॉवर्टी है, तो दोनों को कंबाइंड वे में डिस्कस कर लेंगे। और आपको ये सारे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल। और आप जो भी टॉपिक्स पे चाहते हो वीडियो, तो आप बताओ, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। इस समय आपका फोकस अब प्रीलिम्स की तरफ आ जाना चाहिए। तो ये सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको सॉरी 36% और जो वेस्टिंग का जो रेट है दैट इज 21%। ये जो डेटा इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो रेट है, जो रैंकिंग है, और जो स्टंटिंग वेस्टिंग का जो रेट है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जो भी हंगर या मॉल न्यूट्रिशन का अगर सवाल है तो डायरेक्टली आप चेक करके आप अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। 101 रैंक है। अब नई इंडेक्सेस आते जाएंगे तो रैंक इंप्रूव होगा या पीछे जाएगा, एक दो आगे पीछे होगा, तो वो आपको अपडेट रहना है। और रेट ऑफ अब अंडर नॉरिशमेंट या अंडर वेट होता है कम वेट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एज। स्टंटिंग का मतलब होता है कम हाइट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एज। वेस्टिंग का मतलब होता है कम आपका weight with respect to the given height। तो आपका अंडर वेट का हो गया, मतलब आपका हो गया कम वेट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एज। स्टंटिंग हो गया कम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एज। और वेस्टिंग जो हो जाता है आपका कम वेट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन हाइट। ये आपका वेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो इसका रेट्स आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा आप स्टारवेशन डेथ्स वगैरह जो हो रही है जैसे बिहार झारखंड में, ठीक है, वो आधार और ऑथेंटिकेशन की वजह से हुई थी। तो ये सब को आप कोट कर सकते हो अगर ऐसे वगैरह में अगर आपका यूजफुल हो। इवन जो विटामिन B12 और डी की जो डेफिशिएंसी है वो 75% ऑफ द मेल्स में पाई जाती है। 51% ऑफ द वुमेन एनीमिक है, दे हैव लो लेवल्स ऑफ आयरन। और 40.3% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया सफर फ्रॉम ओबेसिटी। तो ये सब डेटा वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। कंक्लूजन मैंने बताया कैसे एंड करोगे। डेफिनेशन जो डब्ल्यूएचओ का है, इनएबिलिटी टू डू एक्टिविटी विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। जैसे आपको बॉडी का ग्रोथ है, फाइटिंग डिजीज, ये सब आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसी को बोलते हैं हंगर या फिर मॉल नॉरिशमेंट, मॉल न्यूट्रिशन। तो ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है। अब इसका कारण क्या क्या होता है, तो आपको जो प्रिपेयर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जो आपका पहला है कि प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। अभी दिक्कत क्या होता है कि ग्रेन रिवॉल्यूशन केवल राइस और व्हीट पे ही फोकस रह गया है। तो आपका जो न्यूट्री सीरियल्स है जैसे मिलेट्स हो गया या फिर और भी जो प्रोटीन रिच जैसे पल्सेस है, तो ये सब का प्रोडक्शन कम होता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है दैट इज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड माल नरिशमेंट। तो यहाँ पे प्रोटीन की कमी हो गई या फिर विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है कि केवल आप सीरियल इंटेंसिव है, उसमें आप केवल आपका कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज का ही ध्यान रखा जा रहा है। प्रोटीन्स और एसेंशियल फैट्स, विटामिन मिनरल्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। फिर उसके अलावा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका आपको पता ही है पीडीएस में प्रॉब्लम है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में एरर होती है, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हुई थी, फिर स्टारवेशन रिलेटेड डेथ्स भी हुई थी। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या है ना कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस काफी ज्यादा होता है। जैसे राइस और व्हीट के केस में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ही लगभग मोर देन 10% है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मोर देन 30% है। कोल्ड स्टोरेज की उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का दाम ही इतना ज्यादा होता है तो अफोर्डेबल नहीं होता है, तो पोवर्टी की वजह से भी काफी दिक्कतें होती है। उसके अलावा जो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन वॉश रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ कुछ डिजीज है आपको हो जाती है, जैसे डायरिया हो गया तो कुछ बैक्टीरिया आपके गट में चला गया, तो वाटर या न्यूट्रिएंट्स को बॉडी अच्छे से एब्जॉर्व ही नहीं कर पाती है। तो भले आपको खाना मिले, न्यूट्रिशियस खाना मिले, फिर भी आप मॉल नरिशमेंट या मॉल न्यूट्रिशन के शिकार रहेंगे। आपको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जल जीवन मिशन वगैरह लाई है। आपको स्वच्छ भारत मिशन वगैरह भी है जो आपका सैनिटेशन हाइजीन से रिलेटेड है। या कभी कभी वाटर कॉन्टेमिनेटेड है, आर्सेनिक वगैरह है, तो उससे भी प्रॉब्लम वगैरह होती है। मलेरिया वगैरह डिजीज फैल गया, डायरिया वगैरह डिजीज फैल गया, तो भी आप जो भी आप खाना खाते हो ना, तो आपका बॉडी सही से एब्जॉर्व नहीं कर पाती वो सारे वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। उसके अलावा अब ठीक है आपको खाना मिल रहा है लेकिन हिडन हंगर की प्रॉब्लम होती है, विटामिन मिनरल्स की दिक्कत होती है, तो उसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन वही होता है स्टंटिंग और वेस्टिंग के बाद। अब ऊपर से ओवर न्यूट्रिशन की भी दिक्कत होती है, जंक फूड कल्चर वगैरह इमेनेट कर रहा है। 40% ऑफ द एडल्ट सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। अब लाइफ स्टाइल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह भी बढ़ने लगे हैं इसके वजह से। उसके अलावा मदर का जो हेल्थ है, अगर आप देखते होंगे कि घर में क्या होता है कि सबसे पहले सबको खिलाने के बाद ही माँ खाती है, तो उसकी वजह से मदर का हेल्थ हैम्पर होता है। जब मदर का हेल्थ हैम्पर होगा तो उससे चाइल्ड का हेल्थ भी हैम्पर होगा,
जो उससे बच्चा पैदा होगा। बेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस वगैरह अगर सही से नहीं हो तो भी उससे चाइल्ड के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब पैट्रियार्कल माइंडसेट से गर्ल चाइल्ड का जो हेल्थ वगैरह होता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनका न्यूट्रिशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी कास्ट रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज नहीं खाएंगे, व्रत आप ज्यादा करेंगे, तो ये सबसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है आपके किस चीज के लिए, हंगर या मॉल नरिशमेंट के लिए। तो अब केवल एक रीजन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक बार सवाल आया था कि केवल आप लैक ऑफ फूड के एंगल से सोचते हैं कि इसी की वजह से ही आपका हंगर या मॉल नरिशमेंट या मॉल न्यूट्रिशन होता है, तो जिसकी वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनती है वो इनफेक्टिव बनती है। क्यों? क्योंकि केवल लैक ऑफ फूड की वजह से नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फूड मिलता है, फूड नहीं मिलता है वो तो एक चीज है, गरीबी है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, पीडीएस में काफी सारी दिक्कतें हैं, अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ले नहीं पाते, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इतना ज्यादा है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन वगैरह की भी दिक्कत होती है, हिडन अगर की प्रॉब्लम है, स्टंटिंग वेस्टिंग के तो है ही है। फिर उसके बाद आजकल तो जंक फूड कल्चर, ओवर न्यूट्रिशन वगैरह भी होने लगा जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा मदर का हेल्थ, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, पैट्रियार्कल माइंडसेट जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड को नेग्लेक्ट करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सब प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीजें। स्टेप्स क्या क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पीडीएस, मिड डे मील हो गया, आईसीडीएस हो गया, पोषण अभियान हो गया, बायो फोर्टिफिकेशन वगैरह गवर्नमेंट कर लिया, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, एफएसएसएआई का ईट राइट कैंपेन है, प्रोजेक्ट धूप है, प्रोजेक्ट धूप विटामिन डी के इंपॉर्टेंस के बारे में है, वॉश वाटर सैनिटेशन हाइजीन, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब सारी स्कीम्स है ओवरऑल मॉल न्यूट्रिशन या फिर हंगर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्रेहेंसिव वे में। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा हंगर का? वही विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी होगी, लर्निंग आउटकम्स हैम्पर होगा, आपका हेल्थ हैम्पर होगा। वे फॉरवर्ड क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो न्यूट्री सीरियल्स है, मिलेट्स, पल्सेस, इसको ज्यादा ग्रो करना है। मिड डे मील में एग्स और सोयाबीन वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे तमिलनाडु ने पल्सेस को इंक्लूड किया, उसको इंक्लूड किया जा सकता है। उसके अलावा पोषण 2.0 में क्या है कि पोषण वाटिका का कंसेप्ट है कि जो लोकली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिनका कॉस्ट कम होगा तो उसको इंक्लूड किया जा सकता है इस प्रोग्राम में। बायो फोर्टिफिकेशन, जिससे विटामिन या फिर मिनरल्स वगैरह की जब कमी है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। तो पोषण 2.0 के ये सब पार्ट्स थे। तो अब सारे जो सवाल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो सवाल था, देयर इज ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। द श्रिंकिंग ऑफ द सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द पुअर टू स्पेंड मोर ऑन नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स, स्क्वीजिंग देयर फूड बजट। इल्यूसिडेट, आपको एग्जांपल से बताना है। तो आपका जो सवाल है बस उसी को एक्सपेंड कर दोगे ना तब का आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले बोला जा रहा है देयर इज ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। ग्रोइंग डाइवर्जेंस है, रीजन क्या है? आप देखिए कि जो हंगर के रेट्स हैं, जो आपका स्टंटिंग का रेट था 36%, जो वेस्टिंग का रेट है 21%, वो उतना का उतना ही है, लेकिन पॉवर्टी कम हो रही है। पॉवर्टी से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखेंगे कि 52% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे 2015 में, लेकिन वो रिड्यूस हो जाता है आपका 28% 2020 में। तो आपका पॉवर्टी कम हो रही है लेकिन हंगर उतना ही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि देयर इज ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। तो इससे यहाँ ये चीज प्रूव हो जाती है। आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, हंगर उतना का उतना ही है लेकिन आपकी पॉवर्टी कम हो रही है, तो इसलिए ग्रोइंग डाइवर्जेंस आपको डेटा से आपको बताना होगा। अब श्रिंकिंग ऑफ द सोशल एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है? आप इस बजट में भी देखे होंगे, एनएसएपी पे, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे, मनरेगा पे, ये सब पे बजट की कटौती हो रही है, और हेल्थ एजुकेशन पे बजट की खर्चा जो सरकार करती है वो काफी कम है। तो इसीलिए सोशल एक्सपेंडिचर पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है वो काफी कम होते जा रहा है। तो इट इज फोर्सिंग द पुअर टू स्पेंड मोर ऑन नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स। अब कैसे नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स कौन कौन होंगे? हेल्थ, एजुकेशन, और अर्बन एरियाज में जैसे रेंट पे, आपके ट्रांसपोर्टेशन पे, क्लॉथिंग पे, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी वाटर का खर्चा। तो अर्बन एरियाज वगैरह में इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे खर्चा करना है, तो वहां पे खर्चा करेंगे तो कटौती कहाँ से हो रही है? तो खाने पे कटौती हो रही है। अब इसको इल्यूसिडेट करना होगा और अच्छे से आपको डेप्थ में बताना होगा। जैसे हेल्थ की बात करें तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर 70% है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 1.3% है, जो वर्ल्ड एवरेज का 10% होता है एक्चुअली में। एजुकेशन की बात करें तो इंडिया 3% ऑफ जीडीपी खर्च करता है एजुकेशन पे, लेकिन वर्ल्ड एवरेज अगर देखें 4.8% है। क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स तो ऐसे डिप्रिसिएट कर रहा है और काफी लोग अब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब ये हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट कम खर्चा कर रही है, जिसके वजह से लोगों को हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ रहा है गरीब लोगों को अपने बच्चे के लिए। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइनली फिर उनका फूड का जो बजट है वो कम होते जा रहा है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो रेंट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी,
क्लॉथिंग, ये सब का खर्चा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब वो फाइनली ये सब कॉस्ट बढ़ रहा है, तो कटौती कहाँ से करेंगे, तो फूड बजट की कटौती करते हैं, जिससे जिसका एक मेजर रीजन है कि हंगर का जो आपका डेटा के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे कि उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्टंटिंग वेस्टिंग का रेट्स अभी भी उतना है, और इंडिया का जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 101 वो वहीं का वहीं रह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो पायदान ऊपर या नीचे उड़ता है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, अब जो चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन है वो सफर हो रहा है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड का न्यूट्रिशन आपका काफी ज्यादा सफर हो रहा है, और स्पेशली आपका परचेजिंग पावर कम होता है, तो ठीक है आप सीरियल्स तो खरीद लेते हैं लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से आपका फर्दर फिर हिडन हंगर का प्रॉब्लम होता है। तो स्टंटिंग वेस्टिंग हिडन हंगर नेग्लेक्ट ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये सब हो रहा है। तो वे फॉरवर्ड अब क्या होना चाहिए, तो अब सरकार को ही फोकस करना पड़ेगा किस चीज पे, जिस सोशल एक्सपेंडिचर पे, तो किस पे करेगी, हेल्थ पे करेगी, एजुकेशन पे करेगी, ये सब चीज पे करेगी, और उसके अलावा ये सब पे भी करेंगे हंगर से रिलेटेड। तो हंगर से रिलेटेड अब कर क्या सकती है मॉल नरिशमेंट को सॉल्व करने के लिए, न्यूट्री सीरियल्स जैसे मिलेट्स वगैरह को प्रमोट किया जा सकता है। पल्सेस में जैसे तमिलनाडु ने पीडीएस में तमिलनाडु ने पल्सेस को इंक्लूड किया पीडीएस में, तो वो भी इंक्लूड किया जा सकता है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा। मिड डे मील में नॉन वेज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एग्स, या फिर वेज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सोया, ये सब इंक्लूड किया जा सकता है। उसके अलावा बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड ग्रेन भी किया जा सकता है हिडन हंगर वगैरह को टैकल करने के लिए। तो आप इस तरह से आप इल्यूसरेट करोगे, तो पहले आप बताओगे कि डाइवर्जेंस कैसे डेटा से सपोर्ट करोगे, अब सोशल एक्सपेंडिचर पे कटौती कैसे हो रही है, कौन कौन स्कीम्स पे कम हो रहा है, अब फिर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ते जा रहा है हेल्थ एजुकेशन, और फिर अर्बन कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे बढ़ते जा रहा है, तो उसकी वजह से फूड बजट कम हो रहा है। फूड बजट कम हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब क्या करना चाहिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर पे लिखोगे और जितना मैंने बताया कंटेंट उतना लिखोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। और फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि हाउ डू यू एग्री विद द व्यू, ये अच्छा लास्ट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक आपका सवाल था लेट्स से मिड डे मील पे, तो मिड डे मील पे पूछा गया था कि द कंसेप्ट ऑफ मिड डे मील इज अ सेंचुरी ओल्ड कंसेप्ट इन इंडिया बिगिनिंग इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, होगा, बस ये एक फैक्ट दिया हुआ है। द स्कीम हैज गिवन impetus to most states in the last 2 decades. This scheme has been given impetus in most states in the last 2 decades. Critically examine its twin objectives, latest mandate, success. अब क्रिटिकल एग्जामिन है तो आपका चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया ट्विन ऑब्जेक्टिव, लेटेस्ट मैंडेट, सक्सेस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। ट्विन ऑब्जेक्टिव है कि आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट लिखना है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर करना है चिल्ड्रन को, और उनका अटेंडेंस और लर्निंग आउटकम बेटर करना है, यही आपका ट्विन ऑब्जेक्टिव है। सक्सेस क्या क्या है, अब एक सक्सेस आप देख लेंगे कि हाँ स्कूल में अटेंडेंस बढ़ी है, ठीक है, अभी कोविड वाला टाइम हटा दीजिए, स्कूल में अटेंडेंस बढ़ी है, और उसके अलावा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा अब तवज्जो मिली है, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिशन वाला प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉल्व हुई है, या फिर स्टंटिंग वेस्टिंग का जो रेट से कुछ कम हुआ है, ये तो सही बात है। उसके अलावा सभी कास्ट के बच्चे एक साथ मिलके बैठते हैं तो सोशल कैपिटल भी डेवलप होता है। डेटा अगर आपको अगर याद रहेगा तो लिख सकते हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी कम हुआ है बाय 100%, कैलोरी डेफिशिएंसी बाय 30% एंड आयरन डेफिशिएंसी बाय 10%। लेटेस्ट मैंडेट क्या क्या है, तो कुकिंग कॉस्ट वगैरह रिवाइज किया गया है, और कुक को जो ऑनोरेरियम्स देते हैं वो बढ़ाया गया है, किचन सेट्स वगैरह भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फूड नॉर्म्स वगैरह भी रिवाइज किया गया, पल्सेस, वेजिटेबल्स, एग्स, ये सब भी अब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। चैलेंजेस क्या है कि टीचर इसी में लगे हुए रहते हैं तो अब वो टीचिंग पे कम ध्यान देते हैं, रैम्पेंट करप्शन होता है, बहुत बार देखते होंगे छिपकली गिर गई वो खाने में, तो फिर बच्चे की भी एक दो बार मौत हो गई थी। तो प्रॉपर हाइजीन वगैरह इंश्योर नहीं किया जा रहा है, बजट भी काफी कम है, 11,000 करोड़ है, काफी कम बजट है, और उतना न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स भी नहीं देते हैं, तो एक सोया ये सबको भी इंक्लूड किया जा सकता है। अब करप्शन होता है तो उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, आपका सोशल ऑडिट, आपको बजट बढ़ाने की जरूरत है, और न्यूट्रिशियस आइटम्स को भी और इंक्लूड करने की जरूरत है। अब एमडीएम को आप किससे लिंक कर सकते हैं, तो आप डीपीएसपी 47 से लिंक कर सकते हैं, जो आर्टिकल 47 है, एसडीजी 2 वगैरह से आप लिंक कर सकते हैं, इवन एसडीजी 4 गोल से भी आप लिंक कर सकते हैं। वॉश के बारे में था कि टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एड्रेसिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन नीड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज along with synchronization with the anticipated outcomes. Examine the statement in context of wash. Wash क्या है उसके बारे में बताइए, वाटर का इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, सैनिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताइए। फिर उसके बाद आप बताइए कि अच्छा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे कर सकते हैं, एंटीसिपेटेड आउटकम्स क्या क्या है, और कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं या किया जा सकता है, और एंड में कंक्लूड कीजिए। तो सबसे पहले क्या वॉश के बारे में लिख दीजिए, इट इज प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय WHO एंड यूनेस्को, इट स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब वाटर, तो वाटर में क्या है बेसिकली, तो आपको क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, उसके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, जल जीवन मिशन, और उसके बाद रिवर वाटर को भी क्लीन करना, नमामि गंगे,
उसके बारे में भी आप कुछ कोट कर सकते हैं। और काफी वाटर में क्या होता है, कॉन्टामिनेंट्स वगैरह होते हैं, आर्सेनिक, यूरेनियम डिग्रेड कॉन्टामिनेशन की प्रॉब्लम आप देखते हैं, तो वो सब चीज को आप कोट कर सकते हैं। तो एकदम क्लीन वाटर प्रोवाइड करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आपका आता है सैनिटेशन। उसमें क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें ओपन डेफिकेशन फ्री करना है विलेजेस को, जिसको 90% प्लस विलेजेस को फ्री भी कर चुके हैं। उसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका अर्बन में, जो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्लम्स में सैनिटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। और आपका हाइजीन में आपका हैंड वॉशिंग, ये सब जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब कोविड वगैरह में भी हैंड वॉशिंग वगैरह या फिर ये हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट था, आप ये सब चीज को भी कोट कर सकते हैं। तो आउटकम्स इसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी के बारे में यहाँ लिखा था। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी हम किसी स्कीम में बेटर कैसे कर सकते हैं, आप आधार से लिंक कर दें, या फिर आप सोशल ऑडिट करें, या फिर आप ये कर सकते हैं एसईसीसी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा से आप उसको लिंक कर सकते हैं, तो आपका आइडेंटिफिकेशन बेटर हो सकता है। उसके अलावा आउटकम से लिंक करना, आउटकम क्या हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर करना, जेंडर एम्पावरमेंट करना, लर्निंग आउटकम्स बेटर करना, बेटर हेल्थ प्रोवाइड करना। क्योंकि आप देखिए आपका हाइजीन, वाटर, सैनिटेशन ये सब बेटर होगा, उससे हेल्थ पे इम्पैक्ट है, हेल्थ का इम्पैक्ट फिर आपका एजुकेशन पे भी पड़ता है, जो हेल्थ का इम्पैक्ट आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी पड़ेगा, आपका पॉवर्टी रिडक्शन पे भी पड़ेगा। तो ये सब आउटकम्स है। इंडिया में वॉश स्ट्रेटेजी कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, जल जीवन मिशन से, नमामि गंगे से, स्वच्छ भारत से। अब स्वच्छ भारत में क्या है कि 90% प्लस विलेजेस को हम ओपन डेफिकेशन फ्री कर चुके हैं। तो ये सब कोट कर सकते हैं कि देखिए आप आउटकम से लिंक करेंगे, कौन कौन स्कीम्स है और उसको आउटकम से लिंक करेंगे, तो देखिए आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। तो ये भी आप दे दी। और ठीक है, एंड में आप कंक्लूड कर देंगे वॉश स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, और SDG 3 SDG 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लेटर एंड स्पिरिट काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया सही से वॉश स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करे। तो आप इसको डिकंस्ट्रक्ट कर देंगे ना, कि पहले वॉश के बारे में लिख देंगे, फिर वाटर, क्लीन वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में, सैनिटेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में, हाइजीन के इंपॉर्टेंस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे करें, एंटिसिपेटेड आउटकम्स क्या क्या है, किस किस स्कीम से अचीव कर सकते हैं, और फिर कैसे अगर हम उस स्कीम को सही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, तो ये सब आप बता सकते हैं। और एंड में एक स्वीट से कंक्लूजन दे सकते हैं। जनरली आप DPSP, SDG ये सबसे कोट करके एंड करेंगे तो काफी अच्छा माना जाता है। अब एंड में ये सवाल डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट फोकस ऑन द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज द मेन कॉज ऑफ हंगर, टेक्स द अटेंशन अवे फ्रॉम द इनइफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। अब ये सवाल क्या है कि अब लैक ऑफ फूड पे क्या फोकस करते हैं, कि हम ये मान के चलते हैं कि हंगर या जो नॉरिशमेंट या मॉलन्यूट्रिशन होता है, ये बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड होता है। तो सोच के चलते हैं लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड की वजह से ही होता है हंगर या मॉल नॉरिशमेंट। तो उसी की वजह से जो हमारी पॉलिसीज बनती है काफी बेकार बनती है। तो अल्टीमेटली हमको क्या लिखना है कि जो हंगर या मॉल नॉरिशमेंट जो होता है वो लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड की वजह से नहीं होता है, प्लेथोरा ऑफ रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। तो बस यही इसका कोर एसेंस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आप जो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ ठीक है, इंडिया में काफी ज्यादा हंगर है या फिर स्मॉल नॉरिशमेंट है, कुछ डेटा आप बोल देंगे, हंगर को कैसे डिफाइन किया जाता है वो आप बोल देंगे। लैक ऑफ फूड एक रीजन है, अदर रीजंस क्या क्या है, 6-7 रीजन आप पैराग्राफ में डिक्टेट कर देंगे, हर पैराग्राफ में एक एक रीजन लिखते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बताएंगे कि हम एक रीजन पे फोकस करते हैं और बहुत सारे रीजन है, इसलिए जो पॉलिसीज बनती है वो इनइफेक्टिव बनती है। तो वे फॉरवर्ड हमको अब क्या करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए, अब सारे जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है उसके अलॉन्ग एक्शन लेने होंगे, तो इसी के अलॉन्ग 5-6 एक्शन लिख सकते हैं। अब इसको आप कंक्लूड भी कर सकते हैं। SDG आप 2 को, SDG 3 को कोट करके, DPSP के आर्टिकल 47 को कोट करके आप कंक्लूड को, इस सवाल को कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ठीक है, सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद हम सेल्फ रिलायंट तो बन जाते हैं फूड प्रोडक्शन में, लेकिन अभी भी हम 21% देखते हैं कि वेस्टिंग है, 38% स्टंटिंग है पर्टिकुलर चिल्ड्रन में। और इंडिया की आप रैंकिंग देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो 101 है, तो काफी पुअर रैंकिंग है। ठीक है, तो ये आप डेटा हो गया। WHO डिफाइन कैसे करता है हंगर को, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड एंड लैक ऑफ प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर बाय द बॉडी। ये 3 इसेंशियल पैरामीटर्स हैं। कोई एक भी पैरामीटर अगर की वजह से क्या हो सकता है, आपका हंगर की प्रॉब्लम हो सकता है। आपको फूड नहीं मिले या फूड मिले लेकिन न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिले तो आपका हिडन हंगर होगा। नहीं तो कुछ डिजीजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से आप वाटर को या फूड को, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से हंगर की आपकी प्रॉब्लम होती है। आप हंगर को डिफाइन कर लिए। अब फर्स्ट पैरामीटर क्या है, लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, अब लैक ऑफ फूड, ठीक है, पॉवर्टी, ये सब एक रीजन तो है ही, आप ये करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी प्लेथोरा रीजंस हैं रिस्पॉन्सिबल। अब केवल एक रीजन पे हम फोकस करते हैं, इसलिए जो पॉलिसीज बनती है वो इनइफेक्टिव बनती है। अब क्या क्या अदर रीजंस है, अब आप देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पे फोकस रहा था, आपका मेनली फोकस रहा था सीरियल्स पे,
राइस पे, व्हीट पे। तो जो भी न्यूट्री सीरियल्स है, जैसे आपका पल्सेस हो गया, मिलेट्स हो गया, इवन आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब नेग्लेक्टेड रहा है। तो इनकी ग्रोथ नेग्लेक्टेड रही है, और ये सब प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, आपके एसेंशियल फैट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके वजह से एक यहाँ पे आपकी दिक्कत होती है। और दूसरी वजह से आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ठीक है, आपका फूड में तो चलिए दिक्कत है, अब का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में आप देखें तो पीडीएस में भी काफी दिक्कत है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स तो काफी है ही है, और आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह से दिक्कत तो हुई थी, लेकिन काफी न्यूट्रिशियस फूड भी इस पे इंक्लूड नहीं होते, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाता है। सब तमिलनाडु ने पल्सेस को तो इंक्लूड किया हुआ वे फॉर्म में आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आपका दिक्कत क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस काफी ज्यादा होता है। 30% जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 10% ऑफ द सीरियल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इतना डिस्ट्रक्शन की वजह से आपका हंगर का प्रॉब्लम तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। ये प्रॉब्लम आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो मॉल नरिशमेंट या फिर आप हंगर की भी प्रॉब्लम काफी सॉल्व कर सकते हैं। अब फूड का अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वेस्टेज कम हो तो उसका प्राइसेस फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइसेस कम हो जाएगा तो फिर आम लोग अब ज्यादा आसानी से उसको खरीद पाएंगे। उसके अलावा पोवर्टी तो रीजन रिस्पॉन्सिबल है ही है, 21% पोवर्टी एज पर द तेंदुलकर कमेटी। और फूड इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसकी मार पड़ती है गरीब पे, और वो हायर जो प्राइस के फूड्स हैं जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसको खरीद नहीं पाते हैं। उसके अलावा क्लीन वाटर और सैनिटेशन नहीं है तो उसकी वजह से भी दिक्कत क्या होती है कि कुछ डिजीजेस हो जाती है जिसकी वजह से आप वाटर या मिनरल्स को अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हो। उसके अलावा के लिए यही दिक्कत नहीं है, हिडन हंगर की भी प्रॉब्लम है। 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मेल्स जो है वो विटामिन B12 और डी की कमी से सफर करता है, या 51% ऑफ द लेडीज जो है, वुमेन जो है, वो फोलिक एसिड या फिर आयरन की कमी महसूस की प्रॉब्लम होती है उनमें। और क्या अलावा है, पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से गर्ल चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया जाता है। उसके अलावा मदर्स का न्यूट्रिशन काफी लिंक्ड है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। अगर मदर माल नरिश्ड है तो चिल्ड्रन में भी वो प्रॉब्लम होती है माल नरिशमेंट की। और बेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस भी रिस्पॉन्सिबल है माल नरिशमेंट इन चिल्ड्रन से। और इवन कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ हद तक हंगर या फिर माल नरिशमेंट के प्रॉब्लम के लिए। तो ये सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल। हम केवल ध्यान देते हैं लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड पे, तो जो भी पॉलिसीज बनेगी वो इनफेक्टिव बनेगी। अब इनफेक्टिव बनेगी तो हंगर की प्रॉब्लम रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका अनहेल्दी पॉपुलेशन होगा, वर्क प्रोडक्टिविटी कम होगी, लर्निंग आउटकम एजुकेशन में कम होगा। तो ये सब दिक्कतें होंगी। तो इसलिए पॉलिसीज भी इनफेक्टिव बनेगी और आउटकम भी इनफेक्टिव ही होगा। तो हमको क्या है कि हंगर को एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट की तरह हमको देखना है। अब वो कैसे आप देख सकते हैं, तो अब ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हैं, तो मिलेट्स वगैरह प्रमोट किया जा सकता है, रागी, जौवर, बाजरा वगैरह। सोया एग्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं मिड डे मील में, या फिर आप पल्सेस को इंक्लूड कर सकते हैं पीडीएस में। मदर हेल्थ पे भी फोकस करना जरूरी है। वॉश कैंपेन भी इंपॉर्टेंट है वाटर सैनिटेशन हाइजीन के एस्पेक्ट से। हिडन हंगर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप हंगर के प्रॉब्लम को एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम के रूप में देखिए, और उसका सोल्यूशन भी मल्टी डायमेंशनल होगा। और तभी हम एसडीजी के गोल नंबर 2-3 को हम अचीव कर पाएंगे, और डीपीएसपी के जो आर्टिकल 47 है उसको हम लेटर इन स्पिरिट में अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल, मैंने सारा डिस्कस कर लिया। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन वगैरह में आप डाल सकते हैं।